नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे साथ में मेहमान हैं गिरधर सिंह जी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी पर सिंह साहब। अच्छा सर। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह जी हैं जो भाजपा के युवा नेता हैं। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी टीवी पर। और हमारे साथ में बलदेव चौधरी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 से और 2025 तक 11 वर्षों से लगातार शासन कर रहे हैं। बड़े फैसले भी लिए और बहुत सारे फैसले ऐसे भी लिए जिनसे पीछे भी हटना पड़ा। जनता दुखी भी है, परेशान भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार राज्यों में जीत रहे हैं। कर्नाटक और हिमाचल में हार का भी सामना देखना पड़ा। हर बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है नेताओं को। राहुल गांधी जी भी इसी होड़ में हैं कि भाई प्रधानमंत्री बन जाएं तो उसके बाद ही और कुछ देखें। शायद उसके लिए न्याय यात्रा निकाली गई, कांग्रेस यात्रा निकाली गई, तो अभी कितनी यात्राएं निकालनी पड़ेगी ये भी देखना पड़ेगा। गिरधर सिंह साहब, आप तो सेना में रहे हैं, जी जी कांग्रेस का दौर भी आपने देखा, अटल जी का भी दौर आपने देखा, नरेंद्र मोदी जी का भी आप जी। दौर जो है देख रहे हैं। सबसे बेहतर आपको किसका दौर लगा? आपको लगा कि इस दौर में ज्यादा विकास हुआ है, इस दौर में ज्यादा जो है देश और राष्ट्र मजबूत जो है किया गया है, सेना मजबूत की गई है, देश का जवान और किसान मजबूत किया गया है, उच्च शिक्षा लोगों को मिली है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिला है और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी कदम उठा रही है कि आप आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं। जी गिरधर सिंह। जी जी। मैंने कई दौर देखे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट के भी और बीजेपी गवर्नमेंट के भी, और अपनी सेना के बीच में भी इनके काम देखे हैं। देश एक अच्छी प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारें आती हैं, अपनी नीतियों के हिसाब से काम करती हैं, लेकिन सेना में हमको जो धीरे-धीरे, पहले शुरू में उतनी सुविधाएँ नहीं थी, हमारी पेमेंटें भी नहीं थी। जब अटल जी आए थे, तो उन्होंने हमारा 50% डीए केंद्र के उसमें जो केंद्रीय कर्मचारियों का मिलाया, वहाँ से हमको थोड़ी जो हमारी आर्थिक स्थिति रही अपना सेना के जवानों की, उसमें काफ़ी सुधार आया। उसके बाद कांग्रेस का भी मनमोहन सिंह जी के राज में 10 साल चला, उसमें काफ़ी अच्छे डीए दिए गए और अ, अच्छी उसमें रफ्तार आई अपने सेना के जो जवानों के लिए। पेमेंट में भी उनकी जन सुविधाएँ बढ़ाई गईं और उनके परिवारों की वेलफेयर बढ़ाए गए। सियाचिन ग्लेशियर, चाइना बॉर्डर पे भी बहुत काम हुआ था उस टाइम में। उसके बाद मोदी जी भी आए, उनके सत्र में हम 5 साल काम किया हमने सेना के अंदर। उसके बाद रिटायरमेंट हो गए। तो उसमें भी हमें क्या है, काफ़ी मोदी जी ने जो चेंजमेंट लाए वो हमको क्या है कि एक तो हमको ताकत मिली उसमें, अपने बहुत सी पत्थरबाजी, और ये हम एक ऐसे स्टैंड पे थे, सेना ऐसे स्टैंड पे थी कि जो अपने निर्णय नहीं ले पाती। पुलवामा वाला जो हुआ उसके बाद सेना को काफ़ी मदद मिली इसमें अपने निर्णय लेने में। और आज मैं अपनी यूनिट के जवानों से अभी भी बात करता हूँ, तो जे में भी बहुत सुधार आया है। लोकल जो पॉपुलेशन है उसके अंदर भी देश के प्रति बहुत भावनाएं बढ़ी हैं। अब जो ये जो हुआ था सिंदूर ऑपरेशन जिसके लिए चलाया, तो इससे पहले जो अपने सिविलियंस का जो डेथ किया था आतंकवादियों ने, तो उसके बाद में भी अभी हमें खबर आ रही है कि उससे आम लोगों में बहुत सद्भावना बढ़ी है और वो देश के प्रति अब जागरूक हुए हैं। उनके रोजगारों में कमी आई है, पर्यटन में कमी आई है। तो मैं सेना के जो ये तो काम थे, लेकिन कुछ कमियां हैं। हर सरकार सेना की तरफ इतना ध्यान नहीं देती है।
अपने आला अधिकारी भी होते हैं, बीच में अग्निवीर भी आया, हो सकता है अपनी सोच के हिसाब से, किस सोच से लाए। लेकिन हमको एक ट्रेंड जवान जब 4 साल हम उसको ट्रेंड करके और उसको हम सेना से मतलब रिटायर करेंगे, तो हमने उसमें बहुत खर्च कर चुके होंगे उस जवान के ऊपर। है आर्थिक स्थिति उस जवान की सुधरेगी, मैं सोचता हूँ चलो उससे एक 3-4 जवान की जगह 4 जवान रोजगार पाएगा एक की जगह, या ये हो सकती है। लेकिन सेना के लिए फिलहाल ठीक नहीं है। मेरा ये सोचना है जो अग्निवीर का है, वो सेना को एक ट्रेंड आदमी चाहिए। हमारा मेडिकल विभाग में एक 4 साल जवान जब काम करता है और वो फिर एक नया जवान आएगा। उसके बाद जैसे अपना एयर फोर्स है, उसमें यदि जवान 4 साल सीखता है टेक्निकल चीजें, और उसके बाद वो उन चीजों को उसका कोई घर पे उसका औचित्य नहीं होगा, तो कुछ ऐसी चीजें इनमें चेंजमेंट करना चाहिए। कुछ ऐसी हैं जैसे हम सेना की, तो उसमें बदलाव लाना चाहिए। कुछ टेक्निक जो चीजें उनको परमानेंट ही हमें रखना चाहिए, जिससे कि हम उनकी सेवा ले सकें। हमें इतना सेवा उनको दिया है, इतना सिखाया है, उनको ट्रेंड किया है, तो वे सेवाएं हमको आगे जारी रखने के लिए कुछ हथियार से संबंधित होती हैं, जो कि जवान ट्रेंड हो जाता है, फिर उसको बाहर का रास्ता अपनी को योजना है सरकार की। तो ये भी है। बाकी हमारे जो सैनिकों के परिवार हैं, बीच बीच में उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे कि उनके कल्याण हो सके। हाँ, जो जिनके मदर फादर एक्सपायर्ड हो जाते हैं, मेरी नॉलेज में एक ऐसा परिवार है जिसकी मदर भी एक्सपायर्ड हो गई और फादर भी एक्सपायर्ड हो चुका। अब वो बच्चे अनाथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऐसी कोई सहायता या अपने जो सैनिक वेलफेयर हैं वो देते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी शिक्षा को पूरा कर सके, उनको एक बेहतर जीवन जैसे माँ बाप देते हैं उस तरह से उनके बेहतर जीवन के बारे में सोचा जाए। लेकिन इसमें कमी है, नहीं सोच पा रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत जैसे जानकारी है तब तो कुछ वो ले सकते हैं, नहीं तो उनको एक पेंशन पे ही आधारित रहना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ जिनके माँ बाप या फादर रिटायरमेंट के बाद भी जो घर में चले गए हैं और वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उनको दर दर का ठोकर खाना पड़ता है। एक शुद्ध 16 साल तो एक जवान करता ही करता है, उसमें कोई उसको ऐसा कोई पैसा नहीं होता है जैसे सिविल में तो आदमी बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं वो अप हो जाते हैं। मैं ही कहूँगा कि भ्रष्टाचार की तो खैर मार देश में पड़ी रही है। मैं बोलता, मेरा एक विचार और है, मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ समाज और उसकी तरफ से। जी, आप तक आते समाज हैं, में लेकिन क्या है। सभी से पहले हम ओपन एक कमेंट सभी से ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ओके सर। राजेंद्र सिंह जी, जो गिरधर सिंह साहब ने कहा कि सेना में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। 4 साल की आप ट्रेनिंग देते हैं, 5 साल आप रखते हैं और उसके बाद में आप उसको बाहर कर देते हैं। तो ऐसे में वो समाज के साथ कैसे रह पाएगा? और फिर एक इतना पैसा खर्च करने के बाद में हमारा जो है देश उसके ऊपर इतना पैसा लगाएगा और उसे आप जो है कोई काम भी नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा? कैसे मजबूती मिलेगी सेना को? जी। जी, मैं थोड़ा-सा आपको तेज आप बोलें क्योंकि आपकी आवाज़ जो है आवाज नहीं आ रही। समस्त दर्शकों और डिबेट में बैठे सभी साथियों को जय श्री राम। मैं आपको बता दूं ये देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी भी आपने सुना है उन्होंने कई सरकारों के दौर देखे हैं। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार एक सेना को दे रही है वो शायद पहले कभी किसी सरकार ने दिया नहीं था। पहली बात रहा सवाल अग्निवीर का, तो अग्निवीर ऐसी योजना है कि काम काम देखने को मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये भी सरकार ने सोच समझ कर बनाई है। हर घर से अजीत जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही है उनकी थोड़ी जी साहब, आपकी आवाज़ जो है साफ नहीं आ पा रही है। तो होगी। बाकी जी। अगली योजना अच्छी है।
तो चुनावी परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, काफी समस्या आ रही है। बलदेव चौधरी जी, जी जी जैन सर। है शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण आवाज नहीं मिल पा रही है। जो गिरधर सिंह साहब ने कहा कि सेना को मजबूती कैसे मिलेगी, सेना को जो है मजबूती इस तरह से नहीं किया जा सकता है। कुछ योजनाएं उनके परिवार के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेहतर सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार को कुछ बेहतर करना चाहिए जी उसके लिए। लेकिन साथ में ये और हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक हम नए भारत की बात कर रहे हैं, भारत बदल गया है, राजस्थान का पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? राजस्थान के लोग अपना राजस्थान छोड़ करके दूसरे राज्यों में जो जा रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाकर के भी अपमानित हो रहे हैं, अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। आज भी वह समुदाय जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध लड़े और उनको केवल किताबों तक सीमित करके तो रख दिया गया, लेकिन उन्हीं भीलों के लिए कोई भी इतनी बड़ी योजनाएं बड़े स्तर पर नहीं चलाई गई ताकि उनका जो है जो पलायन था वो रोका जा सके, वह आगे जो है रुक गया होता। तो मुझे लगता है कि जो राजस्थान की एक विरासत है जिसे एक तरह से बाहर न तो जाने से रोका गया और न ही उनके मान सम्मान के लिए कुछ बहुत बड़ा कार्य किया गया, कोई खास इतनी बड़ी योजनाएं भी नहीं चलाई गई उस समुदाय के लिए। जी कैसे देखते हैं आप? जैसा कि सर मैं मेरे अनुभव में जो आया है, राजस्थान के अंदर सरकारें बदलती रहीं और विशेषकर अब भाजपा की सरकार पिछले सत्रों से चल रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर हर सत्र में चेंजिंग होती रहती है। और वर्तमान में भजनलाल सरकार, भजनलाल सीएम है राजस्थान के, जो उन्होंने अपने, क्योंकि मैं उनको बेहतरीन तरीके से जानता हूँ, उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी मेहनत की है राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए, कि कुछ कर नहीं सकता शायद। परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि विपक्ष का और जनता का एक ऐसा मानस बन गया है कि लोग कमियां ढूंढने में बजाय विकास के और बजाय सहयोग के लोग त्रुटियां ढूंढने में लगते हैं। विपक्ष को तो ये चाहिए कि कौन कब गलती करे और हम इस पर तायना कसें। दूसरी बात, गहलोत सरकार आई, वसुंधरा सरकार आई, उन्होंने अपना जलवा जमाने के लिए फालतू चीजों में खजाने को खाली कर दिया। अगर कोई खजाने को खाली करके चला जाएगा तो कितना भी बेहतरीन, कितना भी चिंतनशील या समझदार नियम बैठा दिया जाए, जब बजट में ही नहीं रहेगा, खजाना खाली हो जाएगा, राजकोष खाली हो जाएगा राजस्थान को, तो वो कैसे तो विकास कर पाएगा, कैसे सुविधाएं दे पाएगा लोगों के लिए। अब भजनलाल के पास समस्या ये है कि उसके पास विवेक है, उसकी सत्ता है, परंतु खजाना खाली है, क्योंकि गहलोत और वसुंधरा उसको पहले ही खाली कर चुके और खाली ऐसे मुद्दों में कर दिया सिर्फ अपना। भारत जब 5वीं इकोनॉमी है, आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता है, और इकोनॉमी जो है केवल कागजों पर नहीं होती है, इकोनॉमी सिर्फ कागजों पर नहीं होती है कि लिख दिया जी और हो गई इकोनॉमी। भाई उसके लिए पूरी जो दुनिया की, जो दुनिया भर के जो संगठन हैं, जो आयोग बने हैं, वो प्रामाणिकता के साथ में, प्रमाणों के साथ में, जो वर्ल्ड बैंक है उसने कहा है, इसके साथ में जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसमें हम 5वें नंबर पर हैं, चौथे में आ गए हैं, तीसरे में आने की हमारी तैयारी चल रही है, और आप कह रहे खजाना खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हमारी स्थिति कंगलों वाली हो चुकी है और हम 5वें नंबर पर वैसे ही हैं, सिर्फ कागजों में, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो फिर अर्थव्यवस्था क्या, जो आप खजाना खाली करने की आप बात कर रहे हैं, क्या पैसा हर रोज नहीं आ रहा है, टैक्स हर रोज नहीं पे किया जा रहा है, खजाना कैसे खाली हो सकता है? किसी भी सरकार के पास खजाना कोई खाली करके चला जाएगा तो और जो है संसाधन नए पैदा करने चाहिए ताकि उनको पैसा आता रहे, रेवेन्यू है आता रहे। क्या वहां पेट्रोल और डीजल बिकना बंद हो गया है राजस्थान के अंदर? नहीं। क्या वहां पर जो है लोग बैंक को लोन उठा करके उसका हर माह जो है ब्याज भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? वहां पैसा जिस माध्यम से भी जा रहा है, क्या शराब बिकना बंद हो गई है राजस्थान में कि नहीं? भाई यहाँ पर जो है ये चीज नहीं।
तो वहां मेरा पर कहने ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। खजाना खाली करना एक अलग विषय है। मेरा जो सवाल था, क्या नीयत साफ है या नहीं है? जिन भीलों ने राजस्थान की लड़ाई में अपना इतना बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने जी ठीक वैसे ही लड़े जैसे राजपूत जी लड़ते रहे और उनका समाज में एक बड़ा मान नाम स्थापित है, उनका पलायन क्यों नहीं रुका? भाई राजपूतों ने तो कोई पलायन नहीं किया। भीलों का जो पलायन हो रहा है, आप अगर देखेंगे आंकड़े उठा करके तो आपको बहुत भयावह लगेंगे। उसके लिए सरकार ने कौन सा बड़ा जो है अभियान छेड़ा हुआ है? सरकार ने कौन से बड़े विद्यालय विश्वविद्यालय बनाए हुए हैं? उनके लिए खास जो है केवल आरक्षण का एक वो झुंझुना पकड़ा दिया है। उसके अलावा क्या किया गया? उसके अलावा क्या कितना बजट हर साल निकाला जाता है? जी बलदेव जी। लेकिन गिरधर जी से पहले पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद राजेंद्र सिंह साहब के पास आते हैं आपके पास। जी गिरधर सिंह साहब, जी। मेरा सवाल वही है, मेरा पलायन राजस्थान का, क्या बिहार जैसे हालात राजस्थान के नहीं बनते जा रहे हैं जिस तरह पलायन तेजी से बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर? पहला सवाल। जी, जी। और दूसरा, जिनको सम्मान मिलना चाहिए था, क्या वाकई में उनको सम्मान मिल रहा है? दोनों सवाल जो आज आपको बहुत हल्के से लग रहे होंगे, आने वाले 10 साल के बाद में आप कहेंगे कि ये वाकई में सवाल थे। जी जी, ये सवाल बहुत, आपने जो ये सवाल उठाया है, ये बहुत उच्च कोटि का सवाल है। आज हम महाराणा प्रताप के जो वंशज मानते हैं उनको, और वो गार्डों में घूमते थे कभी। आज उनके लिए भी सरकार, कोई भी सरकार आई है, कल्याणकारी योजनाएं तो चलाती है, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतारती है। उनके, मुझे लगता है कि अब जाके उनके आधार कार्ड, जब ये प्रक्रिया चली है, अब उनके राशन कार्ड बने हों तो हो सकता है, लेकिन इनके लिए कोई सहायता की सरकार, कोई योजनाएं बन जाती हैं कागजों में, लेकिन धरातल तक इन तक नहीं पहुंच पाती हैं। सबसे बड़ी बात तो इनका पलायन का ये है। दूसरा, इनको योजना जो दी जाती हैं तो उनको आरक्षण दे दिया, लेकिन वो शिक्षित ही नहीं हो रहे हैं, तो उनको शिक्षा तो शिक्षा सबसे पहले देनी चाहिए उनको। प्राइवेट संस्थानों में गवर्नमेंट ऐसी वो दे जो नीचे तबके का आदमी है या इनका पलायन हो रहा है। मिल है, भील है। मैं कोटा में रहा था, जब मैं उनके आदिवासियों के गांव में गया था, तो मैंने वहां देखा शिक्षा का कोई, वो पुरानी जो प्रथाएं उनकी, वही प्रथाएं चल रही हैं। आज से 2 साल 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई ऐसा आदमी नहीं था कि कोई शिक्षित हो। लेकिन वहां वो, मैंने ये देखा कि ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं कि उनको गवर्नमेंट ये चलाए या कैंप लगाए या किसी तरह से उनको फ्री अच्छे क्वालिटी की शिक्षा दी जाए, तो उनको पलायन होते हैं, उनमें शिक्षा है। जी राजेंद्र सिंह साहब, जो सवाल जो है चौधरी जी ने भी उठाया कि भाई आते हैं और खजाना खाली करके चले जाते हैं, लेकिन खजाना खाली होने के साथ साथ में काम तो कुछ होता ही नहीं है। जो पिछली सरकारें हैं वही रास्ते आप भी अपनाते हो। कुछ नया खास ऐसा नहीं होता है जिसमें लगे कि वाकई में उत्तर प्रदेश की तर्ज जैसा बदलाव हो गया। योगी आदित्यनाथ की मांग होने लगती है जब भी अपराध की बात होती है। आपके वहां तो आपके आने के बावजूद भी अपराध नहीं थम रहे हैं, गुंडागर्दी चरम पर हो रही है। अब तो मुझे लगता है कि गुंडों ने पार्टियां भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। अब हालांकि ये आप तय करेंगे कि कौन सी पार्टी को ज्यादा चाह रहे हैं, कौन सी पार्टी को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, किस पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, और किन पार्टियों के लोग एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पकड़े नहीं जा रहे हैं। जी राजेंद्र सिंह जी। बेहतर तरीके से नेटवर्क डाउन। राजेंद्र जी, आपका नेटवर्क, आप ऐसे स्थान पे बैठे जहाँ नेटवर्क का इशू आ रहा है। जी बोलिए सर, मैं वैसे भी स्थान भी चेंज कर लिया नेटवर्क की वजह से, लेकिन मौसम की वजह से परेशानी आ रही है। बाकी ये है कि राजस्थान सरकार इस संदर्भ में काफी तरीके से कार्य कर रही है। ऐसी गुंडागर्दी अपनाने नहीं दे रही है, किसी से उनको संरक्षण भी नहीं दे रही है पूर्व की सरकारों की तरह। जी जी। और आवाज भजनलाल जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबके विकास के साथ कार्य कर रही है। जी
हाँ, बिल्कुल, वाक़ई में विकास तो ठीक है, लेकिन वाक़ई में मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने कार्यकर्ताओं से लेके ऊपर तक सभी को प्रवक्ता ज़रूर बना देती है और वो जो है सबका साथ, सबका विकास और वो फिर आगे-आगे जो है टैगलाइन बढ़ती जाती है। लेकिन आपसे 2 छोटे-छोटे सवाल हमारे हैं, क्या वास्तविक में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? जिस तरह से सरकारी विद्यालय बंद होते जा रहे हैं और उनको लेकर के सरकार के पास कोई भी नीति नहीं है, उनको बंद करने का क्या बड़ा कारण है? क्या जो सरकारी सरकार सर महकमे में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, क्या इनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ने चाहिए? जो सरकार का फ़ायदा उठा रहा है, जो लाभ ले रहा है, उनके बच्चे तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने ही चाहिए। ये तो आपको कानून बना देना चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि कल को अगर डीएम का, कलेक्टर का बच्चा अगर पढ़ रहा होगा सरकारी विद्यालय में, तो वहाँ की पढ़ाई अच्छी होगी अपने आप। और जो 70,000 ले रहा है, अभी 1-2 दिन पहले वीडियो एक आया, वो संडे और मंडे का अंग्रेजी सही से नहीं लिख पा रहा था। आप सोचिए 70,000 ले रहा है, हम 7,000 जो ले रहा है, 8,000 ले रहा है, वहां बच्चा पढ़ाते हैं प्राइवेट विद्यालय में और हमें मालूम है कि हमारे बच्चे का भविष्य यहाँ सुरक्षित है बजाय 70,000 वाले से। तो जो 70,000 वाले, 80,000 वाले जो लोग बैठते हैं, उनके लिए कोई विशेष कानून तो बनाया नहीं आपने। लूटमार वैसे ही जारी है, चाहे आपकी बैंकिंग आप ले लें, बैंकिंग सेक्टर या फिर आपका सरकारी सिस्टम, जितना भी महकमा है आपका, वो सुधार उसमें क्यों नहीं हो पा रहा? कोई कानून आपने ना तो पुलिस कर्मियों के लिए बनाया है, ना जनता के लिए। खास करके अगर पुलिस वाले माँ बहन करके, जैसे नारी सशक्तिकरण की आप बात करते हो ना, पुलिस वाले 4 गाली दे दें माँ बहन की, उनके ऊपर कोई भी जो है उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, सजा ही नहीं मिलेगी। एफआईआर वगैरह तो बहुत दूर की बात रही कि उनको जो है अदालत में घसीटेंगे, कुछ भी नहीं। तो ये सब चीजों पर रोकथाम कब होगी? कैसे माँ बहन का सम्मान जो है वो केवल जनता ही करेगी, उसी के ऊपर ये है कि नहीं, इसी को करना चाहिए। आपका सरकारी सिस्टम कभी करेगा क्या? और या फिर आपके खुद के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी तो ऐसा करते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक। नहीं नहीं सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में जैसे ही कोई सब्जेक्ट आता है, तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होती है और तुरंत प्रभाव से सुधार लाने के लिए वो प्रयासरत हैं। और भागीरथी मैं कहूँगा उनको कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी तुरंत प्रभाव से जितने भी विषय हैं उन पर खुद संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने सुधार किया है। बशर्ते चाहे स्कूलों का मैटर हो, अभी आपने देखा हो तुरंत उन्होंने कमेटी बना करके सारे स्कूलों के ऊपर ध्यान दिया है और शिक्षा के ऊपर भी वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी सुधार लाने के लिए वो प्रयासरत हैं। और थोड़ा समय तो लगता है हर चीज़ में, बाकी वो काफ़ी हद तक सुधार कर रहे हैं। जी, जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें लूट-मार मची हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाक़ई में अब दिल्ली की तर्ज पर क्या एक ऐसा बिल नहीं आ जाना चाहिए, पेश नहीं होना चाहिए कि कम से कम फीस में तो नियंत्रण रहना ही चाहिए? पर साल भर में कम से कम कई प्रकार की फीसें जो है वो लागू करते हैं, कई प्रकार का वो सदस्यता शुल्क, एडमिशन फीस और पता नहीं क्या-क्या जो है। तो जो आम व्यक्ति जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको बहुत असुविधा होती है। वो कह रहा है कि हमारा सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा और वहां पढ़ाएंगे तो हर महीने 2 से 2,500 रुपए खर्च आ जाता है उसका। जी सर, पूर्व की बोए हुए कांग्रेस की सरकारों के कचड़े को साफ करने में समय लगेगा, उनके संज्ञान में है। उन्होंने पूर्व की सरकारों ने काफ़ी प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को प्रोत्साहन दिया था, उसकी वजह से ये जो जनता को झेलना पड़ रहा है। बाकी स्वयं भजनलाल जी इन पे एक्शन ले रहे हैं और काफ़ी सुधार कर रहे हैं। अनर्गल जो भी फीसें ले रहे हैं उनको समझाइश करके या जो भी सुधार होगा स्वयं भजनलाल जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब। ठीक है, बलदेव चौधरी साहब, जो सीएम साहब के संज्ञान में मामला आता है, कार्यवाही सीधे हो जाती है। मतलब सरकारी सिस्टम केवल सीएम साहब के ऊपर जो है निर्भर है। यदि कल को सीएम साहब नहीं रहे, खुदा ना खास्ता, वो बाहर हो जाते हैं और कांग्रेस आ जाती है, क्योंकि यही पुरानी परंपरा जो राजस्थान की है चल रही है। एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी। तो इसके अंतर्गत एक बार कांग्रेस आ जाएगी तो फिर सीएम साहब नहीं रहेंगे, तो फिर जनता जो है वो अनाथ हो जाएगी। ये कहने का मतलब है कि सरकारी सिस्टम में सुधार होने की बात होनी चाहिए कि भाई आप किसी भी थाने में जाओ, तत्काल काम होगा। ये होती है सरकार, इसे कहते हैं गवर्नमेंट। सीएम साहब के मामला संज्ञान में कैसे आएगा, किस तरह पहुंचाया जाएगा, उनके पास तो टाइम नहीं है। अब एक आध मामले को अगर उन्होंने उठा दिया, इतना बड़ा राजस्थान है, तो उसके लिए क्या उनका एहसान माना जाए, या उनकी मूर्तियां लगवा दी जाएं, या उनको बहुत पूजनीय महान जो है बना करके भारत रत्न उनको दे दिया जाए? बलदेव चौधरी जी, सिस्टम सुधारने के लिए
क्यों सरकारें प्रयास नहीं करती, वो क्यों नहीं चाहती हैं कि पुलिस विभाग से लेकर सरकारी महकमा जो है ये सब साफ सुथरा हो? जी। बलदेव जी, आवाज पहुंच रही? हाँ, पहुंच रही है सर। जी। सरकारें क्यों नहीं चाहती कि सरकारी महकमे में सुधार हो, सरकारी महकमा सुधरे, उस तक आवाज पहुंचे। थाने में अगर थानाध्यक्ष को जरा सा पता चले कि ऐसा गड़बड़ हुआ है तो तुरंत जो है वो निकल पड़े आपको न्याय दिलाने के लिए, तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि नहीं शर्मा जी को बात पहुंचेगी तो ही कार्रवाई होगी। जी सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है क्या? बार बार। अच्छा, सिंह साहब तक आते हैं। सिंह साहब, जो राजेंद्र जी ने कहा और वो कह रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर इस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लेने चाहिए, सुधार आना चाहिए? सरकारी महकमे पर ये डंडा चलाने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि सरकारी सिस्टम को सब पता है, कहां पर गलत हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, सब पता है उनको। अगर वो नायक फिल्म की तर्ज पर, और जबकि इनके तो खुद के अपने मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा से लेके योगी आदित्यनाथ से लेके कई तमाम इनके मुख्यमंत्री हैं जो पहले ही इनके लिए मथुरा के स्रोत, अंदर एक ऐसा केस सामने आया कि एक किसान के बेटे पर रिश्वत मांगी गई थी। वो जो है थानाधिकारी अडिंग। जी, बलदेव जी आप तक आते हैं। गिरधर साहब जी। सर, मैं शिक्षा के ऊपर बोलूंगा। पहले आपने शिक्षा की बात करी, तो ये जो नौकरी सरकारी टीचरों की चाहिए सबको, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चा कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। आज स्कूलों की वो हालत है, टीचर 10 हैं, बच्चे 15 हैं, लेकिन शिक्षा तब भी नहीं है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा संदेश है कि ये तो सिस्टम को सुधार में लाएं। बच्चे जब ही बढ़ेंगे जब हम सिस्टम को ठीक करेंगे। और सरकारी शिक्षा, सरकारी उपेक्षा शिक्षा की तरफ खासकर आने वाले जो समय को हम देखते हैं, उसमें शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। हमें वो अंग्रेजों के टाइम में जो हमें लाद के गए हैं शिक्षा, उसमें आज जो देश बढ़ रहा है हमारा, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उस तरफ शिक्षा की नीतियों को बदलाव की तरफ लाना पड़ेगा और शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का समय आ रहा है, तो टेक्निक चीजें एआई का वक्त है, हमें भी इसमें जुड़ना होगा। शिक्षा को विज्ञान की तरफ बढ़ाना होगा और ये छोटी क्लासों से ही हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। दूसरे मैं बोलूंगा आपको कानून व्यवस्था पे। कानून व्यवस्था वही पहले मुख्यमंत्री अपने थे कांग्रेस के टाइम में भी कानून व्यवस्था उसी तरह थी और इस टाइम भी कानून व्यवस्था इसी तरह से चल रही है। कोई बीजेपी या कांग्रेस के टाइम में हमें बदलाव, सरकार है दोनों तरह की देख रहे हैं हम, कोई इतना बदलाव नहीं आया है, स्वयं ही चल रहा है। ठीक है, तो मैं समय भी बहुत कम है, अब जो है समय कम है, इसीलिए सभी से अब क्लोजिंग कमेंट के साथ में ले लेते हैं। राजेंद्र सिंह साहब, क्लोजिंग कमेंट क्या वाकई में अब सिस्टम पर हमें, जी सवाल तो आप ले लीजिए, आप हमारा सवाल तो आप ले लीजिए। क्या वाकई में सरकार को क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अब राजस्थान के अंदर कुछ एनकाउंटर करवा देने चाहिए? अगर इसी से सुधार हो रहा है तो क्यों एनकाउंटर के लिए आपकी सरकार एक जगह तो तैयार है लेकिन दूसरी जगह तैयार नहीं है? क्या वजह है? जी सर, निवेदन कि हमारे राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो अभी गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह जी बेगम, बहुत ही इस मामले में सटीक डिसीजन लेते हैं। मैं आपको बता दूं, अपराधियों में इतना बड़ा भय है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और वो अपराधी है तो, और अगर एनकाउंटर की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा, लेकिन किसी भी अपराधी, निर्दोष को किसी को सजा नहीं मिलेगी, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये राजस्थान पुलिस को क्लियर उन्होंने बोल रखा है। जी गिरधर सिंह साहब, आपकी क्लोजिंग कमेंट। जी, कि क्या राजस्थान के अंदर यदि एनकाउंटर से कुछ हाल हो रहा है और बुलडोजर से कुछ हाल हो रहा है तो क्यों नहीं कर देना चाहिए?
वे कुछ दिनों के लिए कम से कम माफिया डरेंगे, लेकिन माफियाओं पर ही चलना चाहिए, आम आदमी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। जी जी जब ये बुलडोजर चलने से तो कोई हल नहीं निकलता है, कानून व्यवस्था को सख्त करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो प्रशासन है उसको सुधार में लाने की जरूरत है। किसी के प्रति हम ये नहीं कहते कि किसी पे बुलडोजर चलाओ, यदि वो उसमें उसने अन्याय किया है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। जो पीड़ित है उस पे अमल करना चाहिए। मेरा यही संदेश है। जवाहर बीडम जी बहुत अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन इन पे हमारे जैसे सेना में होता था कि हमने आदेश कर दिया लेकिन उसको रीचेक करना, उन पे जो आदेश ये जो करते हैं उन पे फोकस डालना, वो जमीन पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे कानून व्यवस्था है, या कोई और डिपार्टमेंट है, इन पे क्या है कि ध्यान देने की बात है, उनको चेक करना है। ये सबसे बड़ा होता है। जी, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े थे गिरधर सिंह जी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह साहब जुड़े थे, जो भाजपा के युवा नेता हैं। तो आज तमाम सवाल हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वाकई में बातचीत होनी चाहिए आंकड़ों के साथ में, और सरकार को सुझाव भी जाना चाहिए कि सरकार जो है आगे क्या कर सकती है, राजस्थान के लोगों को राहत मिले, इस पर बातचीत होती रहनी चाहिए। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे, राजस्थान की नई समस्याओं पर और नए मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV न्यूज़ चैनल। जय हिंद, धन्यवाद।